चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज। फोकस हियर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। नाउ व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना? ये जो ये स्कीम है गवर्नमेंट की, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? द वर्कर्स इन द, क्या लिखा है यहाँ पर, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसे यहाँ पर ये अंकल जो है इसको पुल कर रहे हैं, तो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंट्रीब्यूशन अराउंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया में है, जैसे कोई लेबरर है, कोई हाउस होल्ड वर्कर है, कोई ब्रिक लेन वर्कर है, कोई मिड डे मील वर्कर है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई रैग पिकर है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है। ये इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इनका? 50% ऑफ द नेशंस जीडीपी इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इनके लिए ये स्कीम है। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर मोस्टली एंगेज्ड एट होम। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है ये, जो कि होम, स्ट्रीट वेंडर्स, इनके लिए है। एग्रीकल्चर वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स। तो इस स्कीम में क्या होगा वो हम नीचे जाके देखते हैं। बट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जिसका क्या नाम है, ई श्रम पोर्टल। इसके ऊपर अपने आप को जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब इस स्कीम के बेनिफिट ले सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के ऊपर अभी तक 30 करोड़ लोगों ने, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपने आप को क्या करवा लिया है, रजिस्टर्ड 31 दिसंबर 2024 तक। अब व्हाट इज दिस स्कीम? इसमें होगा क्या? बेसिकली ये न्यूज में क्यों है? बेसिकली इन द यूनियन बजट 1920 द गवर्नमेंट प्रपोज टू लॉन्च प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विद मंथली इनकम अप टू, जो महीने का 15,000 कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, वो इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। लॉन्च डेट जो था इसका फरवरी 2019 का था एंड वाज फॉर्मली लॉन्च ऑन मार्च 2019। स्कीम टाइप इसमें क्या होगा कि भाई उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्कर है, अब देखो उसको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो मिल नहीं रहे, कोई वो एमएनसी में तो काम नहीं कर रहा, वो सारी जिंदगी काम करता है एंड उसकी इनकम इतनी कम है कि जब वो रिटायर होता है एक एज के बाद, बेसिकली उसके जब काम नहीं होता, तो उसके पास देयर इज नो सोशल, देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम टू फॉल बैक अपॉन। कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है उसके पास, तो उसका फिर इकोनॉमिक कह सकते हो सिक्योरिटी, आप कह सकते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो कैसे रहेगी? तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी एंड इस स्कीम के अंदर बेसिकली एक पेंशन स्कीम है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स एंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द, क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड एज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। इसमें वर्कर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कुछ, जैसे मान लो 500-1000 रुपए उसने कंट्रीब्यूट करे। इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कौन देती है? गवर्नमेंट। तो अगर वो 1000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो गवर्नमेंट कितनी कर रही है? 1000 रुपए। इट इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री, कौन सा बताओ? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम, ठीक है। व्हाट आर द, इसका देखो एलिजिबिलिटी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स विद मंथली इनकम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 15,000। इसमें फिर मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितनी मिलेगी बताओ जरा? आफ्टर 60 ईयर्स 3,000 पर मंथ मिलेगा। द गवर्नमेंट मैचेस द वर्कर्स कंट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, मैच करती है गवर्नमेंट 1:1 बेसिस पे मैच, जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, इट इज अ वॉलंटरी अलाउइंग वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट बेस्ड ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। फैमिली पेंशन, अगर मान लो बेनिफिशियरी है, जो बंदा इसमें था स्कीम के अंदर एनरोल्ड, अगर वो मर गया तो उसकी स्पाउस जो है 50% पेंशन जो है रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड रहेगी। तो सपोज करो उसको मिनिमम तो 3,000 मिलेगी। अगर वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे, जैसे मान लो वो महीने का 4,000 कंट्रीब्यूट करे, तो 4,000 कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। टोटल 8,000 हो गया हर महीने का। और एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, जो इसको 60 ईयर्स के बाद, आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, उसको मिलेगी पेंशन अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। तो अगर उसकी डेथ हो गई तो सपोज करो उसको पेंशन मिल रही थी 7,000 रुपये महीना, है ना, 7,000 या 8,000 ही लगा लो, तो फिर अगर वो उसकी डेथ होगी उसकी स्पाउस को कितना मिलेगा? 4,000, ठीक है। एग्जिट प्रोविजंस भी है इसमें, अगर एग्जिट करना चाहते हैं एग्जिट भी कर सकते हैं। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है, ये हम ये कर चुके हैं, एग्जिट ऑप्शन ये हो गया। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये लाइव स्टॉक देख रहे हो आप, ये ठीक कर रहे हैं इनको, तो यहीं से पता चल गया लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड चेंजेस टू द, कौन सी किसमें चेंजेस करी है यूनियन गवर्नमेंट? लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में। 3,880 करोड़ का ये जो स्कीम है, इसमें क्या चेंजेस करें वो अभी हम देखेंगे। टोटल बजट एलोकेशन जो इसके लिए इस स्कीम के लिए दिया गया है वो इतना है। एंड न्यू कंपोनेंट, इसमें चेंजेस करके एक न्यू कंपोनेंट ऐड किया गया, उसका क्या नाम है? पशु औषधि इज द न्यू कंपोनेंट एडेड टू द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में। पशु औषधि का एक कंपोनेंट ऐड किया गया है, ठीक है। और इसके लिए 75 करोड़ की प्रोविजन जो है इसमें अप्रूव की गई है फॉर एलोकेशन ऑफ, बेसिकली ये 75 करोड़ किस लिए? पशु औषधि मतलब क्या? उनके लिए दवाई
सप्लाइंग गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनरिक वेटरनरी मेडिसिन एज एन इंसेंटिव फॉर सेल ऑफ मेडिसिन अंडर पशु औषधि। तो भाई गुड क्वालिटी की सस्ती मेडिसिन जानवरों के लिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है इनके लिए इसके अंदर ऐड की गई है। नाउ ये भी न्यूज खत्म हो गई हमारी, इतनी थी। नाउ व्हाट सेकंड इज द फिजिकल सपोर्ट एंड एग्रीमेंट साइंड फॉर द इंडिया द फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब इन धोलेरा गुजरात। सेमीकंडक्टर समझ लो, चिप्स, इंडिया में पहला जो है ये प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, कहाँ लगेगा वो? धोलेरा गुजरात में। एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इट इज सीन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग 91,000 करोड़ से भी बड़ा जो प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, विच विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 50,000 वेपर स्टार्स। 50,000 चिप्स जो है, चिप्स कौन से? आपके खाने वाले चिप्स नहीं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर जो हैं, जो ये सब सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह यूज होती हैं, ऑटोमोटिव व्हीकल्स में यूज होती हैं, सब में यूज होती हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज कमिटेड 50% फिजिकल सपोर्ट ऑन पैरी पैसू बेसिस। तो बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है 50% सपोर्ट करेगी। दिस न्यूज इज ओवर। तो पहला प्रोजेक्ट लगेगा धोलेरा गुजरात। नाउ नेक्स्ट इज ताज ट्रेपेजियम जोन। ये क्या है? ये न्यूज में क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है टू कैरी आउट ट्री सेंसस। क्या करवाना है? ट्री सेंसस। कहाँ करवाना है? ताज ट्रेपेजियम जोन में। ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? इट इज अ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड द ताजमहल। ताजमहल के आसपास का जो एरिया है ना, उसको क्या बोलते हैं? ताज ट्रेपेजियम जोन। और ये क्यों, इस जोन को TTJ क्यों बोला जाता है? इसमें ना एक्टिविटीज जैसे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, और इसमें बेसिकली टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। इट इज, अच्छा ये बताइए कि ताज ट्रेपेजियम जोन में सिर्फ क्या ताजमहल ही आता है क्या? सिर्फ इट कॉम्प्राइजेज मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन से? ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। इस जोन के अंदर 3 बड़े मॉन्यूमेंट्स आते हैं। समझ में आ गई? नाउ रूलिंग क्या थी 1996 में? 1990 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बैंड यूज ऑफ कोल, coke and industries located in the TTZ zone and switching over from coal to the natural gas, relocating them outside the TTZ. Now next is authority establishment. Center constituted the Taj Trapezium Zone Pollution Authority. ये Environment Protection Act के अंदर ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इन्होंने जोन क्लासिफिकेशन कर रखी है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, व्हाइट जोन। तो ये पता चल गया ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्ट करा कि क्या करवाइए? ट्री सेंसस। ये जोन कौन सा है, कौन कौन सी साइड इसमें आती है, ये भी आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज पर्वतमाला परियोजना। ये न्यू आई है पर्वतमाला परियोजना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स। क्या अप्रूव किए हैं? रोपवे। रोपवे समझो आप, केबल, जैसे एक केबल में वो जो होती है ना ट्रॉली सी, एक केबल से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर। तो रोपवे प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए गए हैं। कितने करोड़ रुपए के? 6811 करोड़। इसको बोलते हैं पर्वतमाला परियोजना। उत्तराखंड के अंदर ये जो है ये अप्रूव किए गए हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट किसके लिए है? देखो, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। अब हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है बहुत आसान हो जाएगी जी, क्योंकि ये जब पूरा हो गया प्रोजेक्ट, तो इसमें देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी इन उत्तराखंड। प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड ऑन द डिजाइन। कौन से मॉडल पे बताओ? एक होता है PPP मॉडल, है ना, एक होता है बॉट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जैसे आप ये देखते हो ना आपके टोल प्लाजा गवर्नमेंट थोड़ी बना रही है ये सड़कें, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को आप देखोगे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस सड़क को बनाने का, नेशनल हाईवे को, तो एक प्राइवेट कंपनी सड़क बना देती है, फिर वो बिल्ड कर दिया उसने, देन उसको वो ऑपरेट करेगी। कैसे? वहां टोल प्लाजा लगा लेगी। टोल प्लाजा से बिल्ड ऑपरेट मतलब आप उसको अपने पैसे रिकवर करो, आप लोगों से पैसे रिकवर करो। जब आपकी कॉस्ट उससे रिकवर हो गई, आपका जितना प्रॉफिट था वो रिकवर हो गया, देन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब उनका खत्म हो गया उसको ट्रांसफर कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतने पुराने टोल्स लगे हुए हैं, इनका बिल्ड ऑपरेट खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रांसफर मतलब जब आपकी कॉस्ट रिकवर होगी बंद कर दो टोल। बट बेसिकली उनकी ये थिंकिंग है कि भाई बना तो दिया, पर उसके बाद रिपेयर की जरूरत पड़ती रहती है बार बार, तो वो बस रिपेयर के चलते चलते वो आपसे टोल लेते रहते हैं। तो ये भी जो बन रहा है इसके लिए कौन सा है? बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड एट टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मच। हेमकुंड साहिब जी इज अ हाईली रेवेड पिलग्रिमेज साइट at elevation of 50,000 feet in Chamoli district in Uttarakhand. Gurdwara Sahib established at the holy site is open for about 5 months in the year from May to September, visited by 1.2 to 2 lakh pilgrims annually.
हाँ जी, अब बनेगा कब उसकी भी कोई टाइमलाइन नहीं है, बट अप्रूव हो गया है। नाउ हेमकुंड साहिब जी आल्सो सर्व एज अ गेटवे टू द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स, अ नेशनल पार्क recognized by UNESCO, and currently the journey to the Hemkund Sahib is challenging 21 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है फ्रॉम गोविंद घाट टू द वहां पर, देखा। और लोग कैसे जाते हैं, फुट और बाय पोनीज और बाय पालकियां, जो प्लैंक्विंस होते हैं वैसे जाते हैं। सेकंड कौन सा है इसके अंदर प्रोजेक्ट, दो है ना, रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम सोन प्रयाग टू केदारनाथ। तो कैबिनेट अप्रूवल इसको, ये 12.9 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट है सोन प्रयाग टू केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर। इसका भी देख लो मॉडल सेम ही है। एंड जर्नी टू द केदारनाथ टेम्पल इज चैलेंजिंग 16 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है गौरीकुंड from Gaurikund and is currently covered by these. About Kedarnath, it is one of the 12 sacred Jyotirlingas situated at the height of elevation of 3500 meter in Rudraprayag district. ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कौन सा है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। The temple is open for pilgrims from about 6 to 7 months in a year from Akshaya Tritiya to Diwali and 20 lakhs pilgrims जाते हैं यहाँ पर। बेनिफिट्स क्या होगा, कन्वीनियंस होगी पिलग्रिम्स को। तो पर्वतमाला परियोजना समझ में आ गई, बोलो जल्दी से बोलो। देन नेक्स्ट इज इसकी ना, जो ये मेरी पीपीटी है इसकी मैंने पीडीएफ बनाया, जैसे ये पीडीएफ ही है ना, तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर चाहिए होगा यू कैन टेक इट। सुप्रीम कोर्ट जज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट, किस चीज के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट। तो दिस वी हैव डन, बोलो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वी हैव डन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाँ ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों इसको कंसर्न को अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं देयर इज अ मिसयूज ऑफ द पीआईएल्स हैज बीन इंपैक्टिंग इट्स एफिकेसी एज अ टूल फॉर। तो पीआईएल एक टूल था किस चीज के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन या कोई केस या कोई सूट फाइल करना चाह रहे हो, तो देयर इज वन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। क्या है लोकस स्टैंडाई मींस राइट टू बी हर्ड। तो आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट बोलेगा व्हाट इज योर कॉज ऑफ एक्शन, व्हाट इज योर कॉज ऑफ एक्शन, आपको क्या हानि हुई है। आप यहाँ पर कोर्ट के अंदर एक्शन, मतलब जो आपने ये पिटीशन फाइल करी है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, व्हाट इज द कॉज। आप बोलोगे सर मेरे साथ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, सर मेरे साथ सिविल रॉन्ग हुआ है ना, सिविल रॉन्ग हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी पे किसने कब्जा कर लिया, तो यू हैव द कॉज ऑफ एक्शन, दैट मींस यू हैव अ लोकस स्टैंडाई, मींस यू हैव द राइट टू बी हर्ड, कोर्ट आपको सुनेगी। बट ये सोशल जस्टिस क्यों, क्योंकि देयर आर मेनी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, अंडर प्रिविलेज हैं, वो अपने राइट्स को असर्ट नहीं कर सकते। तो उनके राइट्स को असर्ट करने के लिए ये टूल आया था जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है किसी अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो बट इसका मिसयूज हो रहा है, और इसमें देखो लिखा है इट रेफर्स टू द लिटिगेशन फाइल्ड बाय अ पार्टी विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई, दैट इज लोकस स्टैंडाई मींस द पार्टी हु इज नॉट एग्रीव्ड। तो जो एग्रीव्ड नहीं है वो भी फाइल कर सकती है। तो अगर आपको कोई हार्म नहीं हुआ, आपने देखा कि भाई एक इंडस्ट्री है, वो गांव वालों के जो पीने का पानी है उसके अंदर सारा पॉल्यूटेंट जो कंटेमिनेटेड वाटर जो है डिस्चार्ज कर रही है वहां पर, तो आप गांव वालों के बिहाफ के ऊपर विलेज पीपल है उनके बिहाफ पर फाइल कर सकते हो पीआईएल। यस, व्हाट आर द की फीचर्स, so these PIL is also known as social interest litigation and idea is borrowed from where, American jurisprudence. It is not defined in any statute and act and it is a power given to the court. ये क्या है, एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, पढ़ा था ना हमने जुडिशियल एक्टिविज्म। What are the constitutional basis क्या है इसका, the court has a high court has the power to admit PILs under article 32 and high court has a power under article 226. historical development क्या है, in Mumbai कामगार सभा वर्सेस अब्दुल्ला भाई फैजुल्ला भाई, द सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल कौन से केस में रिलैक्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुंबई कामगार सभा वाला केस, याद रखना। एंड याद रखना हुसैनारा खातून वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल। हुसैनारा खातून जो था स्टेट ऑफ बिहार वाला केस, ये पहली पीआईएल फाइल हुई थी। जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर आर अमंग द फर्स्ट जजेस टू एडमिट द PIL। अब आपसे क्वेश्चन ये है, who is the considered as the father of the PIL in India? PN भगवती। कौन है, PN भगवती। देखो लिखा फॉर्मर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। तो इसके मिसयूज के ऊपर ये कंसर्न इन्होंने जिक्र किया था। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मीटी जो हमारी मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वैसे ही एक मिनिस्ट्री कौन सी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इन्होंने क्या लॉन्च करा है, मल्टीपल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द क्या
AI इकोसिस्टम। जैसे इंडिया AI मिशन की एनिवर्सरी थी, इसकी एनिवर्सरी के ऊपर नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। इंडिया AI मिशन, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया AI मिशन, यूनियन IT मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है, अश्वनी वैष्णव, लॉन्च्ड एरे ऑफ इनिशिएटिव्स, जिसमें उन्होंने इंक्लूडिंग इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया, एक इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल। दूसरा क्या है, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जिसका क्या नाम है, AI कोशा। कोश समझो, कोश, कोश मतलब एक तरह का रिपोजिटरी। तो डेटा सेट प्लेटफॉर्म मतलब इसमें डेटा जो इन्होंने स्टोर कर रखे हैं। तो इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करा है, और क्या लॉन्च करा है, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जिसका क्या नाम है, AI कोशा। एंड जो ये AI मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया था, बेसिकली इसका बजट कितना है, 10,372 करोड़। इट मेन एम क्या है AI मिशन का, टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अचीव द विजन ऑफ द विकसित भारत। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा कब तक, बाय 2047। देन AI कोशा प्लेटफॉर्म क्या है, इट इज बेसिकली अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा सेट्स, मॉडल्स एंड यूज केसेस टू एनेबल AI इनोवेशन। देन जो ये इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है, इसमें क्या है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स एक्सेसिबल अफोर्डेबल AI कंप्यूट नेटवर्क, स्टोरेज प्लेटफॉर्म, क्लाउड सर्विसेज, अप टू 40% ऑफ सब्सिडी ऑन AI कंप्यूट सर्विसेज फॉर स्टार्टअप्स, MSMEs। तो क्लाउड सर्विसेज लेनी है, MSMEs ने कुछ लेना है, तो उसके लिए हमारे पास इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है। और एक और चीज लॉन्च करी है जिसका नाम है iGOT AI। iGOT AI क्या है, AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनहांसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कोई भी चीज उन्होंने अगर कोई कुछ रिसर्च करनी है, कुछ जानना है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए क्या इन्होंने लॉन्च करा है, iGOT AI। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स जन औषधि दिवस ऑन March 7। जन औषधि, देख लो ये मोदी जी, जन औषधि जेनरिक मेडिसिन। जन औषधि क्या होती है, जो हम लेते हैं, ये मेडिसिन जेनरिक नहीं है, इसका एक जेनरिक वर्जन होता है जो बहुत ही क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एवरी ईयर March 7 इज सेलिब्रेटेड एज जन औषधि दिवस with a view to enhance the awareness about the scheme and promote the generic medicine. As of 28th February, more than 15,000 जन औषधि केंद्र are functional across the country. आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी सिटी के अंदर जन औषधि केंद्र कहाँ है, नहीं पता होगा आपको, जहाँ पर जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। वही जो आप लेके आते हो जो मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन, उसका आप जेनरिक वर्जन लोगे ना, वो आपको 2 रुपए में, 5 रुपए में मिल जाएगा, इक्वल क्वालिटी, बराबर क्वालिटी। क्योंकि ये जो जेनरिक मेडिसिन होती है, इनका जो प्रोडक्शन प्रोसीजर होता है ना, इट इज अप्रूव्ड बाय द जो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी क्वालिटी को मेजर करती है। जन औषधि केंद्र आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट ऑफरिंग अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन टू द पब्लिक। केंद्र फंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, ये योजना है, इसके अंदर ये वर्क होता है, मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ये लॉन्च कब हुई थी, बेसिकली 2008 में लॉन्च हुई थी, टू मेक द मेडिसिन अफोर्डेबल एट ऑल प्राइसेस, and it is undertaken for the sale of generic medicine through exclusive outlets, namely Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra in the country. It was this yojana was later renamed as Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana। तो बीच में भारतीय एड वर्ड यूज कर दिया था। ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ चुके हैं। ये क्या है, सुविधा इनिशिएटिव। सुविधा इनिशिएटिव इज एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग द हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वुमेन। तो जन औषधि के अंदर इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका क्या नाम था, सुविधा इनिशिएटिव। इसमें क्या हुआ था, इंडियन वुमेन्स के लिए ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किए गए थे अगस्त 7, 2019 में, टू बी मेड अवेलेबल एट कितने रुपीस में, एट ₹1। तो सुविधा इनिशिएटिव, आप ये जो जन औषधि केंद्र हैं, these are available at just for ₹1, and जन औषधि सुविधा नैपकिन are being made available for sale in more than 15,000 केंद्र। क्यूमुलेटिव सेल्स अभी तक कितनी सेल हो चुकी है इसकी, जनवरी 31 तक 72 करोड़ इतने। एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, जन औषधि सुगम। ये मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए है, आपको अगर लोकेट करना है कि मेरे पास केंद्र कहाँ है, तो आप इसको मोबाइल ऐप को लोकेट इसको ऐड वो करो, इंस्टॉल करो, एंड इट विल गिव यू द डायरेक्शन कि भाई सर्च द जन औषधि मेडिसिन एंड कंपेयर द प्राइसेस, ब्रांड मेडिसिन, लोकेट नियर बाय केंद्र, जो केंद्र कहाँ पर है ये, ठीक है। Then प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन बेस्टोड विद, क्या मोदी जी को क्या बेस्टो किया गया बताना जरा, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ, भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बारबाडोस का, इंडिया का जैसे भारत रत्न है तो वैसे बारबाडोस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड।
तो मोदी जी खुद तो नहीं जा पाए, तो मोदी जी के बिहाफ पर जो है ये मिनिस्टर गए थे। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन बेस्टोड विद ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। एंड वहाँ की बारबाडोस की जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, पवित्रा मार्गरेटा, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, रिसीव द अवार्ड। नहीं, ये इंडिया की तरफ गए थे, सॉरी, इंडिया की तरफ गए थे, इंडिया की तरफ से इन्होंने रिसीव करा है। तो मोदी जी तो जा नहीं पाए, तो मोदी जी के बिहाफ पर कौन गया है, पवित्रा मार्गरेटा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, रिसीव द अवार्ड। एंड बेसिकली वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जरा, मिया, ये है लेडी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है, शी इज द प्राइम मिनिस्टर, मिया अमोर मोतले, during a meeting with Prime Minister Modi on November 20, 2024 on the sidelines of CARICOM Leaders Summit in Georgetown, Guyana. Since the establishment of the diplomatic relation, इंडिया और बारबाडोस में कब डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए थे, 1966 के अंदर, तब से इंडिया और बारबाडोस का जो है ये डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस. It recognizes only individuals who have made exceptional contributions to the goal to the global cooperation, leadership and humanitarian efforts. Now what is this news? Sahitya Academy organizes 6 days Sahitya Utsav. Now what is Sahitya Utsav? ये साहित्य अकेडमी ने ये कौन सा उत्सव लॉन्च करा है, साहित्य उत्सव। इसमें 722 ऑथर्स आ रहे हैं, राइटर्स आ रहे हैं, पोएट्स आ रहे हैं, 53 लैंग्वेजेस के अंदर ये इनको रिप्रेजेंट करेंगे। 120 सेशंस होने वाले हैं, 23 अवार्ड्स भी दिए जाएंगे ये साहित्योत्सव में। बेसिकली व्हाट इज दिस, साहित्य अकेडमी जो है इट इज इंडिया प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल लिटरेचर फेस्टिवल। क्या ऑर्गेनाइज करें ये, साहित्योत्सव इज एनुअल लिटरेचर फेस्टिवल। एंड इसको साहित्योत्सव को क्या बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। इट विल होस्ट 722 ऑथर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द फेस्टिवल इज सेट अराउंड द थीम ऑफ, क्या थीम है इस बार, क्या है, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड एवोल्यूशन। मार्च 8 जो है इसमें ये फेलिसिटेट करेंगे, अवार्ड्स देंगे ये। एंड इसमें चलो ये न्यूज़ इतनी है हमारी। साहित्योत्सव आपको पता चल गया कौन करवाएगा, कब, कहाँ हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है ये। एंड ये पढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पीएम मोदी टू अटेंड नेशनल डे सेलिब्रेशन इन, कहाँ पर जा रहे हैं वो, मॉरिशस। मोदी जी विल पे अ 2-day विजिट टू मॉरिशस and grace the island nation national day celebration as a chief guest. And Modi ji is traveling to on the invitation of the prime minister. Mauritius के prime minister का नाम क्या है, नवीन रामगुलम, नवीन रामगुलम, ठीक है। नेशनल डे मॉरिशस का कब होता है, मार्च 12 को होता है। और इंडिया और मॉरिशस के बीच में बहुत सारे MOUs, बायलैटरल मेमोरेंडम साइन हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे हो रखे हैं। स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस, इंडिया का रिलेशन स्ट्रेंथन होगा। और वहाँ का जो ये इनका जो नेशनल डे है, वहाँ पर इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है उनका एक कंटिजेंट भी जाएगा, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो। देन प्रीवियस विजिट मोदी जी कब गए थे मॉरिशस, 2015 में गए थे। इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस देखना चाहते हो तो इंडियन ओरिजिन के लोग मॉरिशस में इतने हैं, देख लो आप। एंड अदर एथनिसिटी वाले इतने हैं, तो मेनली तो इंडियन ओरिजिन के ही हुए, देख लो। इंडियन ओरिजिन पीपल कंप्राइजेस नियरली 70% ऑफ द आइलैंड्स, पॉपुलेशन ऑफ 1.2 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन आई डोंट नो। मॉरिशस इज अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, और मॉरिशस के ऊपर भी अंग्रेजों ने राज किया था, फ्रेंच ने। एंड इंडिपेंडेंस मिली थी 1968 के अंदर। बट मैं आपको बताऊं 1968 में आज़ादी मिली थी मॉरिशस को, बट इंडिया और मॉरिशस का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1948 में एस्टेब्लिश हो गया था। जब हमें आज़ादी मिल गई थी तो हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशस। इज दैट फाइन? नाउ इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन, कब मनाया जाता है ये, मार्च 8 इज अ डे टू ऑनर द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। थीम क्या है इस बार की, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, right, equality and empowerment. This is the theme. And in 2025 the theme emphasized the need for equal rights, power, opportunity for all women and girls, ensuring inclusive future where no one is left behind. Significant, ये इस बार क्या एक ऐसा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल वुमेन डे। इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ? बिकॉज 30 ईयर हो गए हैं इस डेक्लेरेशन को साइन हुए, उसकी 30th एनिवर्सरी। किस डेक्लेरेशन की, बीजिंग डेक्लेरेशन। बीजिंग डेक्लेरेशन जो है एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट साइन हुआ था फॉर वुमेन्स राइट के लिए। बीजिंग डेक्लेरेशन की 30th एनिवर्सरी है। दिस ईयर इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस ईयर बीजिंग डेक्लेरेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, राइट्स के लिए साइन किया गया था, ये
उसके साइडलाइन पर ये भी हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज? इंडिया क्लिंच थर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। इंडिया won a record third champions trophy title defeating the New Zealand by 4 wickets and India's victories India became the first side to win the competition 3 times after। पहले कब जीता था चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया? 2002 में। दूसरी बार कब जीता? 2013 में। और अब कब जीता है ये? 2025 में। ठीक है। नो अदर टीम हैज वॉन द इवेंट थ्राइस। रोहित शर्मा एक्सीलेंट हाफ सेंचुरी एज अ रेजोल्यूट इंडिया हेल्थ। तो ये तो चलो ये स्कोर्स हमारे लिए काम के नहीं है। आईसीसी मेंस ट्रॉफी जो है इस बार कहाँ, वेन्यू कहाँ था इनका ये बताना जरा? पाकिस्तान एंड यूएई। ठीक है। बट इंडिया प्लेड ऑल देयर मैचेस कहाँ इंडिया ने प्ले करे हैं? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम आफ्टर दे रिफ्यूज टू द होस्ट पाकिस्तान ड्यू टू पॉलिटिकल। इंडिया ने बोला हम नहीं भेजेंगे वहां पर, तो इंडिया ने वे सारे मैचेस कहाँ प्ले करे? ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया किर्गिस्तान बिगिन 12th एडिशन ऑफ खंजर एक्सरसाइज। और खंजर ये 12th एडिशन है, 10 मार्च को स्टार्ट हो रही है, 23 मार्च को खत्म हो रही है। लोकेशन इस बार कहाँ हो रही है ये एक्सरसाइज? क्योंकि ये हो किसके बीच में रही है? इंडिया और किर्गिस्तान। तो लोकेशन कहाँ है? किर्गिस्तान एंड इंडिया में। और ये प्रीवियस एडिशन कहाँ हुआ था इसका? एक साल इंडिया में होती है, एक साल किर्गिस्तान में होती है। ये हर साल होती है, एनुअल एक्सरसाइज है। 2011 में स्टार्ट हुई थी एंड बेसिकली इट इज टू स्ट्रॉन्ग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान एंड द वेन्यू चेंजेस ऑल्टरनेटिवली बिटवीन द टू कंट्रीज ईच ईयर। नाउ व्हाट इज दिस? दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स महिला समृद्धि योजना। अब जब ये दिल्ली से बीजेपी आई है तो वहां पर कौन सी मुख्यमंत्री का नाम बताइए जरा? रेखा गुप्ता। ओके, वेरी गुड। तो बीजेपी जब ये आई है तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी। इनका बेसिकली ये पोल प्रॉमिस था। क्या था ये इनका? कि हमें जिताओगे तो हम क्या लॉन्च करेंगे? हम आपको महीने का वुमेन्स को कितना देंगे? 2500 ईच टू द एलिजिबल वुमेन। ठीक है जी। तो उसकी स्कीम का नाम क्या है? महिला समृद्धि योजना। ये इंटरनेशनल वुमेन डे पर ही इन्होंने इसको लॉन्च करा है। ठीक है। एंड डिसीजन वाज टेकन एट द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एंड पोर्टल विल बी लॉन्च थ्रू व्हिच द वुमेन कैन अप्लाई टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। द स्कीम इज पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ब्रॉडर एफर्ट टू प्रमोट। ये स्कीम ये 2500 देकर 2500 देकर क्या करेंगे? इट इज बेसिकली टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अलाइनमेंट विद द सेंट्रल इनिशिएटिव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट की है ना, ड्यूटी है ना दिल्ली। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है बताओ जरा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक कौन सा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बताओ मातृ वंदना योजना किसके लिए? मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। हाँ जी बताइए प्लीज। हाँ जी, ऑनलाइन कौन बता रहा था? बताइए किसके लिए ये? चलिए कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट न्यूज इज माधव नेशनल पार्क इन एमपी बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव इनॉग्रेटेड द माधव टाइगर रिजर्व इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। सिग्निफिकेंस क्या? इट इज द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो गए? टाइगर देखने जाना तो एमपी चले जाना। द अदर टाइगर रिजर्व्स इन द स्टेट आर कान्हा, सतपुरा, बंधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पाना, वीरान गाना, ये दुर्गावती, ये सारे हैं। तो 9th एमपी में है और 58 इंडिया का टाइगर रिजर्व है। एंड एरिया कवर्ड कितना है ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है। एंड इट इज टाइगर रिजर्व एंड ऑल दैट। आगे देख लो। टाइगर पॉपुलेशन जो है रिलीज्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा रिलीज की जाती है। एंड मध्य प्रदेश हैज द, नोट डाउन करो, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री एट 785 फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड 560। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। ये टाइगर रिजर्व से अब होगा क्या? वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा चंबल रीजन में। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। बोलो यस और नो? लोगों को काम का, लोग जाएंगे वहां विजिट करने। नेक्स्ट इज ये क्या? सी डॉट ट्री नेत्रा। नेत्रा आई होती है ना, और ट्री नेत्रा, सी डॉट ट्री नेत्रा, ये इनिशिएटिव कौन सा है? बेसिकली इट इज एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है हैज बीन लॉन्च्ड फॉर केरला पुलिस के लिए लॉन्च हुआ है टू स्ट्रेंथन द डिजिटल सिक्योरिटी। इट इज बेस्ड ऑन द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक ट्री नेत्रा प्लेटफॉर्म। सी डॉट इज एन ऑटोनोमस टेलीकॉम R&D सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो सी डॉट क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है।
इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है त्रिनेत्रा प्लेटफॉर्म। इन्होंने किसके लिए लॉन्च करा? केरला पुलिस के लिए। क्यों? टू स्ट्रेंथन द डिजिटल सिक्योरिटी। अबाउट C.त्रिनेत्रा क्या है? इसमें AI पावर्ड कैमरास, इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स to meet the cyber security defense of the critical sectors. It will help in monitoring the endpoints, network traffic, user behavior, identifying vulnerabilities, detecting anomalies. तो ये कुछ ऐसे इसमें ये काम आएगा। समझ आ गई है किसके लिए बनाया गया? केरला पुलिस। ठीक है। नाउ व्हाट इज गोल्डन डोम? डोम पता आपको क्या? डोम आयरन डोम जो है ना, इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, अगर इजराइल के ऊपर अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो इजराइल का एंटी मिसाइल, समझ तो आप, कि जैसे मान लो एक देश ने ऐसे इजराइल पे छोड़ी तो इजराइल की मिसाइल जो है उसको रास्ते में उड़ा देगी। समझ आई? इजराइल के ऊपर गिरने ही नहीं देगी। अभी जब हमास ने अटैक किया था तो इजराइल का आयरन डोम जो है इतना इफेक्टिव नहीं नजर आया, क्योंकि उन्होंने बहुत स्कीम से लॉन्च, उन्होंने एक ही साथ कई हजार मिसाइल छोड़ी ताकि वो कंफ्यूज हो जाए आयरन डोम कि कहाँ से मिसाइल आ रही है। समझ में आ रही है? तो ये गोल्डन डोम क्यों आया है? यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। गोल्डन डोम क्या है? मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यूएस एम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द अटैक बाय बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इंस्पायर्ड फ्रॉम इजराइल्स आयरन डोम मिसाइल सिस्टम। आयरन डोम इज अ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड टू टारगेट शॉर्ट रेंज थ्रेट्स। नाउ व्हाट इज दिस बंगस वैली? बंगस वैली क्यों न्यूज में है? ये कश्मीर में है बंगस वैली। तो जैसे अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये कश्मीर का अगर आपको मैप दिख रहा हो तो ये सारा कश्मीर हमारे पास नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेके ऐसे इतना, ठीक है, इतना यहाँ, ये हमारे पास इतना ही है। समझ आई? नहीं, इतना ही है। और यहाँ पर जो ये LOC है ना, जो हमारी पाकिस्तान के साथ लग रही है, यहाँ पर एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैंगस वैली। ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है प्रमोट करिए बैंगस वैली नियर द का LOC, ताकि वहां पर क्या प्रमोट करें? वो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इट लाइज विद इन द ट्रांस हिमालयन एरिया ऑफ कश्मीर। तो यहाँ करके लाई करता है, यहाँ पर LOC है हमारी, यहाँ पर लाई करता है ये। इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक इकोलॉजिकल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं लाई करता है। ठीक है, इट यूनिक इकोलॉजिकल कॉम्पोजिशन comprising a mountain biome which includes grassland biome, taiga, coniferous forest. Green meadows are the part of the valley. Principal valley is known as बोध बंगस। तो इसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है ताकि इको टूरिज्म बढ़े, लोग यहाँ पर आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। व्हाट इज दिस? पंजाब लॉन्चेस प्रोजेक्ट हिफाजत। ये जो आपका इंटरनेशनल वुमेन डे है ना, उसी दिन ये लॉन्च हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत एम्ड एट बूस्टिंग सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फेसिंग वायलेंस। It was unveiled on the eve of International Women's Day. Initiative seeks to create a comprehensive response mechanism to address the domestic violence and harassment and safer environment for the victims and report abuse. Now, next news is LOX methane rocket engine. LOX methane rocket engine ISRO ने develop, Indian Space Research Organization ने develop करा है, and basically LOX methane engine ये use किया जाएगा कौन से रॉकेट के अंदर? ये इंजन यूज किया जाएगा, बताओ जरा। NGLV किसमें यूज किया जाएगा? तो इंडिया का वर्क हॉर्स कौन सा है ये बताओ? वर्क हॉर्स इसरो का वर्क हॉर्स बताओ, जिसमें वो सैटेलाइट लॉन्च करता है, बताओ। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक है GSLV जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब एक और है, बताओ कौन सा? MK3। कौन सा है? MK3। तो जो इंडिया का सबसे पावरफुल है वो कौन सा है? MK3। तो अब उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं वो कौन सा है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसमें कौन सा इंजन यूज करेंगे हम? LOX मीथेन इंजन। द न्यू इंजन फीचर्स, इसमें क्या होगा? रीयूजेबल। अब क्या होता है रॉकेट्स में ना, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एक बार यूज हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है, बट अब ये क्या हो सकता है? रीयूज हो सकता है एंड एक्सपेंडेबल अपर स्टेजेस एक्सपैंड हो सकती हैं मे बी। ये देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मिशन फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल, अगर एक फेलियर हो गया स्टार्ट होने में तो मल्टीपल रीस्टार्ट हो सकती है इसमें। रीसेंट प्रोग्रेस, रीसेंट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ स्पार्क। एक इस इंजन को इग्नाइट करने के लिए कौन सी टॉर्च इन्होंने डेवलप करी है? स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर। मार्क स्टेप फॉरवर्ड इन दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। नाउ LOX मीथेन इंजन्स, LOX मीथेन इंजन यूज क्या करता है? लिक्विड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन एज अ फ्यूल। समझ आया? तो भाई ऑक्सीडाइज होने के लिए किसी, अब जैसे वहां पर उसको कोई फ्यूल है, उसको कंबशन होना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन कौन सी यूज करता है? ये लिक्विड ऑक्सीजन। एंड मीथेन को एज अ फ्यूल यूज करता है ये। मीथेन इज कंसिडर्ड एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन
and synthesis capability, it can be synthesized from water and carbon dioxide found in the space. Now significance of multiple restarts, जो ये कह रहे हैं कि multiple restarts हो सकता है, उसका क्या फायदा होगा? The capability of multiple restarts is crucial for both the booster stage recovery and upper stage missions. Now next news is Lithuania exit the cluster bomb convention. Cluster bomb क्या होते हैं? ऐसे बॉम्ब जिनके अंदर छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, एक बार फटता है ना वो ऐसे डिस्पर्स होते हैं, अलग अलग जगह पर जाके गिरते हैं, और एक बार फटेगा जरूरी नहीं सामने वाले को लगेगा, आसपास जितने सब किसी को भी लग सकता है, क्योंकि उसमें से बॉम्बलेट्स छोटे छोटे निकलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं। वो क्लस्टर बॉम्ब्स का मतलब ये है कि एक बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे बॉम्बलेट्स, जब वो फटता है तो अलग अलग जगह जाते हैं, सिविलियंस को हार्म कर सकते हैं, एंड इवन कई अनएक्सप्लोडेड रह जाते हैं। वॉर खत्म होने के 10 साल बाद भी अगर किसी बंदे ने उसके ऊपर स्टेप कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उसको मेम कर सकते हैं। मेम मतलब उसकी लात उड़ सकती है, हाथ उड़ सकता है। तो ये एक कन्वेंशन साइन हुई थी, क्लस्टर बॉम्ब कन्वेंशन, जिसमें देशों ने बोला था कि हम क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज नहीं करेंगे। बट लिथुआनिया ने इस कन्वेंशन से एग्जिट कर लिया है। क्यों? वो कह रहा है कि अब हम यूज करूंगा। मैं एग्जिट करने का मतलब ये मैं यूज कर सकता हूं, तो क्यों? उसका देखो, लिथुआनिया हैज रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम द इंटरनेशनल कन्वेंशन बैनिंग द क्लस्टर बॉम्ब्स। द डिसीजन इज ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स रिगार्डिंग द रशिया, क्योंकि रशिया क्या कर रहा है? रशिया यूक्रेन के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर रहा है। उसको पता अगला नंबर किसका होगा? मेरा होगा। तो इसलिए उसने बोला कि आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द क्लस्टर बॉम्ब कन्वेंशन। एंड इस मूव से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? क्रिटिसाइज करा इसको। एंड क्लस्टर बॉम्ब कन्वेंशन जो है, it was adopted in 2008 but came into force in 2010. Purpose is to prohibit the use of production, transfer, stockpile on cluster bombs. These weapons release multiple smaller explosives, छोटे छोटे explosives release करता है, which can remain dangerous after long after the conflicts. 10 साल 15 साल बाद तक वो एक्टिव रहते हैं। करंट स्टेटस जो है 112 कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है। एंड लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है, 2.8 मिलियन पीपल यहाँ रहते हैं। आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, लिथुआनिया वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंसेस, fearing it could be targeted next if Russia succeeds. Unprecedented exit. Lithuania, which is a part of the European Union का भी part है, NATO का भी part है. It is the first country to leave the convention that was created in 2008. It is also the first European Union country to leave an international arms control agreement. Lithuania. याद रहेगा Lithuania? Now what is Gandiva air to air missile? ये नई मिसाइल आई है एयर टू एयर। एयर टू एयर का क्या मतलब होता है? What is the meaning of air to air? मतलब फाइटर जेट से लॉन्च होगी और सामने वाला जो फाइटर जेट कोई लॉन्च करेगा एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू लैंड नहीं है कि लैंड के ऊपर कोई टैंक जा रहा था उसको उड़ाएगा, नहीं। एयर टू एयर मतलब किसी फाइटर जेट को उड़ा देगा सामने वाले को। लॉन्च भी किससे होगी? फाइटर जेट से। एयर टू एयर है। कई होते हैं एयर टू लैंड, कई होते हैं लैंड टू एयर, कई होते हैं लैंड टू सी। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा है? एयर टू एयर मिसाइल है। इंडिया हैज रिसेंटली रीनेम्ड इट्स लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है अस्त्र MK3। का नाम क्या रख दिया इंडिया ने? गंडीवा। क्यों गंडीवा क्यों है? क्योंकि जो अर्जुन था ना, अर्जुन, उसका लेजेंडरी बो था, उसको क्या बोलते थे? गंडीवा। अस्त्र MK3 को। हाँ जी, हाँ, ये किसने बनाई है? अभी देखो आप, किसने बनाई है? ये DRDO ने बनाई है। इसरो जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिसाइल क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब ऐसा नहीं कि जो टारगेट दिख रहा है बस उसी को उड़ाएगा। आपका टारगेट आपके विजुअल रेंज से बाहर भी है, बट आपके रडार पे है, उसको छोड़ो, ये मिसाइल अपने आप जाके लगेगी और उसको उड़ा देगी। एयर टू एयर मिसाइल डिजाइन टू माउंटेड ऑन है। कहां पर ये माउंट होगी? फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, समझ में आई? एंड कौन से फाइटर जेट पे इसको माउंट किया जाएगा? सुखोई 30 एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर इसको यूज किया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडिंग, इससे इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी। बोलो या सर नो? बोलो। इंडिया पावरफुल कंट्री बन रहा है कि नहीं? दिख रहा नहीं दुनिया को कि इंडिया के पास अलग अलग मिसाइल्स हैं। टारगेट कैपेबिलिटी जो है, केपेबल ऑफ टारगेटिंग वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स, जैसे एनिमी का फाइटर जेट आ गया, बॉम्बर्स आ गए, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट देखो, रिफ्यूलिंग प्लेन्स होते हैं ना, जो पेट्रोल भर देते हैं, फ्यूल भर देते हैं और उसके ऊपर हवा में उड़ते उड़ते, तो ये सारे उनको उड़ाएगा। अस्त्र MK3 मिसाइल फीचर्स क्या है? 340 किलोमीटर की रेंज है इसकी। कितनी रेंज है इसकी? कितने एल्टीट्यूड तक जा सकती है? 20 किलोमीटर। देन इंजन टेक्नोलॉजी जो है इसकी, ये हमारे काम का नहीं है। एंड स्पीड देख लो आप, स्पीड रेंजेस फ्रॉम 0.8 to 2.2 मैक। स्पीड ऑफ द लाइट होती है ना, उसको मेजर किया जाता है मैक के अकॉर्डिंग। देन तो दिस इज ऑल अबाउट